बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिलाल कॉन्सेप्ट्स में आप सबको खुशामदीद। आज हम बात करने वाले हैं जिस टॉपिक के बारे में, वो है आर्म्स कंट्रोल, डिसआर्मामेंट एंड न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन रिजाइम। ठीक है, ये आप देखेंगे क्या होता है। इसमें बैकग्राउंड समझना थोड़ा सबसे पहले ज़रूरी है कि अगर आपके पास एक आर्म है, ठीक है, तो आप उसको इस मैनर में अपने पास रखें कि वो दूसरों को ख़तरा महसूस ना हो, कोई उससे ख़तरा महसूस किसी को ना हो। ठीक है, इसी को कहते हैं आर्म्स कंट्रोल। अच्छा, अब इस चीज़ को अचीव करने के लिए आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में जब इंटरनेशनल ऑर्डर जो है ना पूरी तरह से ख़राब हो गया, काफ़ी तबाह बर्बादी हुई, जो सुपर पावर्स थी वो सुपर पावर्स नहीं रहीं, उनका स्टेटस को जो था वो ख़राब हो गया। ठीक है, और दूसरी पावर्स आई, आपको पता है कि फिर जर्मनी जो है ना उसका राइज़ हुआ, जापान का राइज़ हुआ। तो इस तरह से ये, उसके अलावा 1815 में होली अलायंस बना, ऑस्ट्रिया, प्रूशिया और रशिया। ये जो फैक्टर्स थे, फिर वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 जो है ना हुई। ये 1815 तो हमने बाद में लिखा है, लेकिन ये पहले आएगा। ठीक है, उसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 हुई। तो ये इतनी लड़ाई झगड़े हुए, तो इतनी वॉर्स हुई। ठीक है, तो उन वॉर्स के अंदर काफ़ी तबाहियाँ हुई, काफ़ी लोगों का जो है ना वो उसमें सिविलियंस भी मरे। ठीक है, जो नॉन कॉम्बेटेंट्स थे, जो लड़ाई नहीं करने वाले लोग थे, जो आम लोग थे, वो भी उसमें मरे काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो इस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए फिर हेग पीस कॉन्फ्रेंसेस हुई 1899 में और 1907 में। ये वो कोशिश थी कि आपके पास जो आर्म्स हैं, वेपन्स हैं, वो दूसरे को ख़तरा महसूस ना हो। ठीक है, खाली जो लड़ाई करने वाले लोग हैं, जो कॉम्बिटेंट्स हैं, वही लड़ेंगे तो ठीक है, बाकी जो सिविलियंस हैं, नॉन कॉम्बिटेंट्स हैं, उनके राइट्स। यानी कि आप समझ लें कि इस कॉन्फ्रेंस से जो आपके लॉस ऑफ वॉरफेयर, ये हमारे पास आ गए। ठीक है, जो इंटरनेशनल लॉ की बुनियाद रखी इन्होंने। ठीक है, फिर उसके बाद आपका इन्हीं कोशिशों के लिए जो है ना आपका लीग ऑफ नेशन बनाई गई, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, ताकि पीस को अटेन किया जा सके। ठीक है, आपके आर्म्स जो हैं वो किसी इंडिविजुअल को या किसी दूसरे स्टेट को भी कोई ख़तरा महसूस ना हो उनसे। ठीक है, ताकि इसके लिए काफ़ी ट्रीटीज़ भी हुई, आप देखेंगे। अच्छा, एक और आपने चीज़ देखा कि न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट हुआ 16 जुलाई 1945 को। अमेरिका ने न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया न्यू मैक्सिको के डेजर्ट में। ठीक है, उस वक्त जो आपके फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब थे, ओपनहाइमर जिनका नाम था, उन्होंने बात क्या की कि आई एम बिकम डेथ नाउ, अ डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अब ये जो इतना ख़तरनाक वेपन हमने बना लिया था, तो इसके लिए हमें अब एक नई रिजाइम की ज़रूरत थी, एक ऐसे एटमॉस्फेयर, एक ऐसी एनवायरनमेंट की ज़रूरत थी जहाँ पर इस तरह के ख़तरनाक हथियारों से जो है ना वो लोगों को डरने से बचाया जा सके। लोगों को ये ख़तरा ना हो कि यार इतने ख़तरनाक वेपन्स जो है ना वो इंसानियत के लिए ख़तरनाक हो सकते हैं। तो ये कोशिशें अब शुरू होने वाली थी। तो यही कोशिशों का नाम आपका जो है ना वो आर्म्स कंट्रोल डिसआर्मामेंट है। ठीक है, और इन्हीं कोशिशों में जो काम हुए उसको हम फिर न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन रिजाइम कहते हैं। इसमें सबसे पहले कुछ समझने की चीज़ें, इसके कॉन्सेप्ट को, ताकि आप अच्छे से समझ लें कि इसमें रियलिस्ट लिबरलिस्ट डिबेट एक समझें आप, कि लिबरल्स जो हैं वो डिसआर्मामेंट को फेवर करते हैं। डिसआर्मामेंट का मतलब है अपने असलहे को जो है ना वो ख़त्म कर देना, या उसको तबाह करना, या उसको जो है ना वो बस किसी तरीके से उसको मिटा देना। ठीक है, तो ये है, इन्होंने ये क्या करते हैं, फेवर करते हैं डिसआर्मामेंट को, और उसको ये समझते हैं कि जो आर्म्स एग्जिस्टेंस है वो जो है ना वो नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल भी इस दुनिया के अंदर आर्म्स होने ही नहीं चाहिए। ठीक है, और ये कहते हैं कि ये काम पॉसिबल भी है, अगर हम कोशिश करें तो ये काम पॉसिबल है थ्रू इंटरनेशनल जो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, थ्रू इंटरनेशनल लॉ है, या आपकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं। ठीक है, रियलिस्ट क्या कहते हैं, कहते हैं कि हम जो है ना आर्म्स कंट्रोल को फेवर करेंगे। वो तो कहते हैं ना कि बिल्कुल आर्म्स एग्जिस्ट ही ना करें, लेकिन रियलिस्ट कहते हैं कि भाई नहीं, आर्म्स एग्जिस्ट करना ज़रूरी है, बहरहाल उनको कंट्रोल किया जाए। ठीक है, उनको रिड्यूस किया जाए और उनके यूजेज के ऊपर लिमिटेशन लगाई जाए, और ये करने के लिए आपको ट्रीटी साइन करनी पड़ेंगी। ठीक हो गया।
अब हम देखते हैं कुछ टाइप्स इसकी जो है ना। पहली जो है वो वॉलंटरी एंड कंपल्सरी टाइप है, ठीक है। ये ऐसी टाइप है जिसमें किसी भी प्रेशर के बगैर कोई कंट्री जो है ना वो अपने आर्म्स ख़त्म कर देता है। जैसे कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एफर्ट्स हुई बहुत सारी। इसमें क्या था कि काफ़ी लोगों ने जैसे जापान सबसे बड़ी एग्जांपल, जापान ने कहा भाई मैं अब जो है ना वो, पहले तो काफ़ी उसने आर्म्स की इंडस्ट्रीज़ खड़ी की हुई थी, लेकिन अब उसने कहा कि अब मैं ये काम नहीं करूँगा। तो उसने विदाउट किसी प्रेशर के जो है ना ये काम किया। कंपलसरी क्या होता है, जैसे कि अंडर द प्रेशर ऑफ ग्रेट पावर्स, एक बड़ी पावर आपको प्रेशर करती है, प्रेशराइज करती है कि भाई आप अपनी जो है ना वो वेपन्स ख़त्म करो, ठीक है, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। जैसे कि आपकी ट्रीटी ऑफ वर्साइल, ठीक है ना, उसके अंदर जर्मनी को फोर्स किया गया कि आप अपने आर्म्स ख़त्म करें, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया कि ये कंपलसरी थी। फिर कुछ होती हैं आपकी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटी में आप क्या करते हो, आप जो है ना उसका क्वांटिटी कम करते हो। मिसाल आपके पास अगर 5,000 हैं तो आप कहते हो भाई मैं इसको 4,000 कर दूंगा, ठीक है। और क्वालिटेटिव में क्या होता है कि आप सर्टेन टाइप्स ऑफ आर्म्स जो है ना वो ख़त्म करते हो, जिसमें ख़ास तौर पे हमारे पास एग्जांपल्स के लिए सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट 1, सॉल्ट 2 या पीटीबीटी या एनपीटी, ये जो मुआहदे हमारे पास हुए हैं ये ऐसे मुआहदे हैं कि इसमें कुछ ख़ास किस्म के वेपन्स को डिस्ट्रॉय किया गया। अच्छा, फिर अगला जो है आपके पास वो है कॉम्प्रिहेंसिव और टोटल, ठीक है। मतलब ये कि ऐसा एक वर्ल्ड ऑर्डर जहाँ पर कोई भी लड़ाई के लिए कोई हथियार मौजूद हो ही नहीं हमारे पास। तो ये ऐसा ऑर्डर, एक इस तरह की डिसआर्मामेंट को क्या कहते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव और टोटल। तो ये जो है ना ये एक किस्म की यूटोपियन किस्म की मालूम होती है हमें, एक हवाई फायरिंग, मतलब ये कोई सेंस नहीं बनता इस तरह की कॉम्प्रिहेंसिव डिसआर्मामेंट का कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। अच्छा, फिर अगला आपका होता है लोकल एंड जनरल, ठीक है, ये मैंने और लिख दिया यहाँ पे। तो लोकल जो होता है उसमें आपकी कुछ फ्यू नेशंस जो है ना आपकी इन्वॉल्व होती हैं, जबकि जनरल में आपकी पूरी की पूरी नेशंस आपकी इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, सारी की सारी नेशंस, ठीक है। फिर जो होती है आपकी वो होती है फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड सेल्फ इम्पोज्ड। फॉर्मल जो होती हैं वो आपकी ट्रीटीज़ होती हैं, उसमें ट्रीटीज़ आपकी ख़ास तौर पे होती हैं, जैसे कि आपकी सॉल्ट 1 एंड 2, पीटीबीटी, सीटीबीटी वगैरह, ठीक है। इनफॉर्मल जो होती हैं वो आपकी टैसिट कॉरपोरेशन होती हैं फॉर द रिडक्शन ऑफ आर्म्स अमंग नेशंस, जैसे कि कोल्ड वॉर के अंदर आपके जो है ना इनफॉर्मल जो टैसिट कॉरपोरेशंस थी काफ़ी सारी, ठीक है। फिर सेल्फ इम्पोज जो होती हैं आपकी, वो आप जो है ना अपने आप पे खुद ही जो है ना, जैसे जापान है, ठीक है, अपने आप को खुद ही, इसकी और भी एग्जांपल्स आएंगे आगे आप देखेंगे, अपने आप को खुद ही जो है ना अपने आर्म्स ख़त्म कर देना, अपने आप को खुद ही ये जो है ना अपनी पॉलिसी बता देना कि भाई हम आर्म्स नहीं बनाएंगे, हम आर्म्स डेवलप नहीं करेंगे, ठीक है। फिर कुछ आपकी होती हैं टेक्निक्स इसके अंदर, वो हम देखते हैं कि टेक्निक्स किस तरह से होती हैं इसकी। पहली होती है वो आपकी रेट्रीब्यूटिव मेजर्स। क्या मतलब कि आप जो है ना वो रेट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है कि आप बदला देते हो किसी को, ठीक है, बदला। तो इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, पहला होता है आपका एक्सटर्मिनेशन, ठीक है, ये आपका एंशिएंट एंड ड्रास्टिक मीन्स हैं आपके। ये जो है ना आपका जो रोम की डिस्ट्रक्शन हुई थी ना कार्थेज की, उसके बाद जो है ना ये ज़्यादा जो है ना इस दुनिया के अंदर आया, ठीक है। इसमें आपने करना क्या होता है कि आपने इस तरह का काम करना होता है, आपने इस तरह से, ये एक रियलिस्ट पैराडाइम है, ठीक है, कि आप जो है ना इस तरह का काम करते हो, इतने ज़्यादा आप जो है ना आर्म्स इकट्ठे कर लेते हो, या आप जो है ना ऐसी पावर होती है आप, तो आप अपने ओपोनेंट को जो है ना ये वो करवाते हो कि भाई वो आप पे हमला ना करे, ठीक है, आप ये इंश्योर करते हो ना। और वो इंश्योर किस तरह से करोगे, लाजमी सी बात है आपके पास कोई ऐसी पावर होगी कि आप अगले बंदे पे प्रेशर बिल्ड कर सको कि भाई वो आप पे अटैक नहीं करेगा। तो ये जो है ना वो। फिर दूसरी चीज़ के अंदर आती है इम्पोजिशन की। ये क्या होती है, ये होती है कि जो बंदा जीत जाता है ना जंग, वो फिर हारे हुए आदमी पर जो है ना वो लिमिटेशंस लगाता है। जैसे कि जर्मनी के ऊपर वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो है ना वो सैंक्शंस लगाई गई थी काफ़ी, उसके ऊपर कॉम्पनसेशन काफ़ी लगाई गई थी, और 1945 में भी फिर यही काम हुआ था, ठीक है। अच्छा जी,
फिर आपके कुछ हैं यूनिलेटरल मेजर्स। ये क्या होते हैं? ये पहला आपका है इसमें यूनिलेटरल नेग्लेक्ट, मतलब कोई भी नेशन ये डिसाइड करती है कि भाई हम अपने डिफेंस के ऊपर कोई भी खर्चा नहीं करेंगे। जैसे कि यूएसए के अंदर सिविल वॉर के बाद जो है ना ये काम हुआ था कि उन्होंने ये बहुत सारी जो है ना वो इंडस्ट्रीज वेपन्स की जो है ना ख़त्म की, ताकि जो है ना वो जो लोग उनसे नाराज़ थे सिविल वॉर के अंदर, अपने ही मुल्क वाले, वो उनको एक इत्मीनान मिल सके। ठीक है, अच्छा जी, ब्रिटिश और यूएसए की जो है ना आर्म्स रिडक्शन हुई है जो वर्ल्ड वॉर 2 के दरमियान में। ठीक है, ये भी वहाँ पे आपने नोट करनी है बात, ये यूनिलैटरल नेग्लेक्ट था। ठीक है, उसके बाद आपका होता है यूनिलैटरल डिसीजन। यूनिलैटरल डिसीजन क्या होता है कि आप जो है ना वो अपने ऊपर खुद ही जो है ना मिलिट्री रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हो। इसमें दोबारा मैं आपको जापान की मिसाल दे रहा हूँ, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो उसने किया कि भाई हम जो है ना ही न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे, ना ही हम अपने आर्म्स दोबारा बढ़ाएंगे। ठीक है, उसके अलावा ऑस्ट्रिया की जो पीस ट्रीटी है 1955 में, वो भी इसी के अंदर आ जाती है कि यूनिलेटरल डिसीजन था। ठीक है, फिर कुछ होते हैं आपके रेसिप्रोकल मेजर्स। ये क्या होते हैं आपके? पहला इसमें होता है आपका बायलैटरल निगोशिएशन, जिसमें आप ट्रेडिशनल मेथड है आपका ये तो। ठीक है, आपको पता है निगोशिएशंस काफ़ी ज़माने से चलती आ रही हैं, जिसमें दो नेशंस जो है ना वो एक्सेप्टेबल सोल्यूशन के ऊपर राज़ी हो जाती हैं। ठीक है, और वो ये कहते हैं कि भाई हम जो है ना वो अपनी जो है ना वो आर्म्स जो हैं वो ख़त्म करेंगे। इसमें सॉल्ट की, स्टार्ट की, आईएनएफ ट्रीटीज़, ये जो है आपकी, ये ट्रीटीज़ अब हम आगे जाके रिजाइम के अंदर, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन रिजाइम जो है आपकी, उसके अंदर हम पढ़ेंगे ये चीज़ें, तो आप देखेंगे कि तमाम ट्रीटीज़ क्या क्या हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा खुद ही। तो कुछ हमारी होती है मल्टीलेटरल निगोशिएशंस। इसके अंदर होता है आपका जो आप बहुत सारी नेशंस के इंटरेस्ट को जो है ना आप इसके अंदर टारगेट किया होता है आपने। जैसे कि जब वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 हुई तो काफ़ी सारी नेशंस जो है ना उसके अंदर उनका नुकसान हुआ, सिविलियंस की डेथ हुई, तो बहुत सारी नेशंस ने मिल के डिसाइड किया कि हमें कि लॉ भी होने चाहिए वॉर के भी। ठीक है, तो हेग ट्रीटीज़ आपकी बनाई गई। ठीक है, फिर न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो आपकी 1968 में बनाई गई, लैटिन अमेरिकन डी न्यूक्लियराइजेशन ट्रीटी ऑफ 1967। ठीक है, तो ये क्या था आपका, ये तमाम चीज़ें जो है ना आपका बहुत सारे कंट्रीज़ ने मिलकर जो है ना निगोशिएशंस के थ्रू बनाई थी। ठीक है, अच्छा अब हम बात करेंगे रिजाइम के बारे में कि ये रिजाइम क्या होती है। डिसआर्मामेंट तो आपने समझ लिया कि भाई किस तरह से किस किस तरीक़ों से डिसआर्मामेंट हो सकते हैं, उनकी टेक्निक्स भी आपने देख ली और उसकी टाइप्स भी आपने देख ली। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन रिजाइम क्या होता है। इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं सबसे पहले छोटा सा, कि ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है, इंटरनेशनल फ्रेमवर्क ऑफ एग्रीमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। इसमें दो चीज़ें होती हैं, या तो आपकी ट्रीटीज़ होंगी बायलेटरल ट्रीटीज़, ठीक है, या आपकी मल्टीलेटरल ट्रीटीज़ भी हो सकती हैं, जो मल्टीलेटरल ट्रीटीज़ अक्सर जाके कोई ऑर्गेनाइजेशन बना देती हैं। ठीक है, कभी कभी नहीं भी बनाती। तो इसका मकसद क्या होता है कि आपने जो है ना वो जो न्यूक्लियर वेपन्स का मटेरियल है उसको स्प्रेड होने से रोकना है। ठीक है, और आपने किसी भी किस्म की जो आर्म्स की कंट्रीब्यूशन है उसमें आपने हिस्सा नहीं लेना, और इस तरह से आपने डिसआर्मामेंट का जो है ना वो प्रोग्रेस वो आपने आगे बढ़ाना है। ठीक है, कोल्ड वॉर जो थी आपकी, जिसमें आपने देखा कि 1945 टू 1991 आपकी वॉर चली है। ठीक है, इस वॉर के अंदर चूंकि दोनों यूएसए और आपका यूएसएसआर दोनों ही न्यूक्लियर पावर्स थी, तो दोनों ने फिर जो है ना वो ये काम किया कि भाई हम अपने अपने वेपन्स जो है न्यूक्लियर वेपन्स उनको ख़त्म करेंगे, और यहीं से ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ डिसआर्मामेंट का, और न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन रिजाइम जो हम जानते हैं ना आज, वो यहीं से शुरू हुआ। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें इंटरनेशनल ट्रीटीज़ होती हैं। ठीक है, जो कि मल्टीलेटरल भी हो सकती हैं, बायलेटरल भी हो सकती हैं, मैं आपको पहले बता दिया, और वॉलेंट्री या जो आपके नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट्स होते हैं वो भी इसके अंदर हो सकते हैं। ठीक है, ये ख़ास तौर पर बायलेटरली होते हैं अक्सर। ठीक है, इंटरनेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डोमेस्टिक एजेंसीज, लॉ रेगुलेशंस, जो आपकी लॉ पॉलिसीज़ ऑफ पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर हमारी आ जाती हैं। ठीक है, तमाम चीज़ों को हम इंक्लूड करते हैं इसके अंदर। एनी पॉसिबल मेजर्स फॉर आर्म कंट्रोल एंड डिसआर्मामेंट, तो कोई भी किसी भी किस्म का कोई मेजर आप लेते हो
डिसआर्मामेंट के लिए, तो वो आपका न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन रिजाइम के अंदर आएगा। जैसे कि बहुत सारी ट्रीटीज हमारे पास साइन हो भी चुकी हैं और उन्हीं ट्रीटीज़ को मिलाकर हम कहते हैं कि अपना जो है ना वो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन रिजाइम, ठीक है। इसमें न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन रिजाइम जो है ना, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन रिजाइम, इस रिजाइम के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए लाजमी बात है कि हमें डिसआर्मामेंट जो हुई है ना, जितनी भी ट्रीटीज़ हुई हैं, मल्टीलेटरल या बायलेटरल, अच्छा, तो ये ज़रूरी है कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन रिजाइम को समझने के लिए हम जो भी डिसआर्मामेंट के अंदर ट्रीटीज़ हुई, ख्वाह मल्टीलेटरल ट्रीटीज़ हुई या बायलेटरल ट्रीटीज़ हुई, हमें उन्हें समझना पड़ेगा, ठीक है। वही ट्रीटीज़ जो हैं असल में न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन रिजाइम है, और उन्हीं ट्रीटीज़ की आप कई जगहों पर एग्जांपल्स भी दे सकते हैं अपने आंसर्स में, अपने पेपर्स में, कई जगहों पर आपको वो ट्रीटीज़ काम आएंगी, ठीक है। अब हम वही ट्रीटीज़ देखेंगे। पहले तो हम देखेंगे कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो है ना वो डिसआर्मामेंट कैसी हुई। तो ट्रीटी ऑफ वर्साइल जो हुई थी 1919 में, ठीक है, उसमें 14 पॉइंट्स जो थे वुडरो विल्सन का, उसमें काफ़ी सारा जो है ना डिसआर्मामेंट की बात हुई थी। लीग ऑफ नेशंस बनाई गई और जेनेवा कॉन्फ्रेंस 1925, ये तमाम चीज़ें हुई क्यों वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, ताकि आपने क्या करना है, आर्म्स को ख़त्म करना है, ठीक है, लड़ाई से बचना है, ठीक है। वॉशिंगटन कॉन्फ्रेंस हुई 1929 में, इसके अंदर भी 5 मेजर पावर्स मिली ताकि वो आर्म्स कम कर सकें, जो भी उनके आर्म्स हैं उनको कंट्रोल कर सकें। फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो डिसआर्मामेंट हुई वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के फ़ौरन बाद आपको पता है कोल्ड वॉर शुरू हो गई थी, ठीक है। तो कोल्ड वॉर ही जो है ना वो असल जड़ है इस रिजाइम की। तो कोल्ड वॉर के दौरान ही बहुत सारी ट्रीटीज़ हुई और वही ट्रीटीज़ अब हम डिस्कस करेंगे, वही न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन रिजाइम कहलाएगी आपकी। मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स हम सबसे पहले इसमें देखेंगे। पहला जो है आपका एटॉमिक एनर्जी कमीशन 1946, ठीक है, ये आपका यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली है उसने किया था ताकि वो एटॉमिक वेपन्स को एलिमिनेट कर सके। ये उसने एक जो है ना वो जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट की थी। फिर आपका एटम्स फॉर पीस प्लान 1953 में हुआ, जिसमें जो आइजनहोवर ने आपका जो है ना वो प्रपोज किया था। इन्होंने बताया कि भाई आपने इंटरनेशनल पूल फॉर फिशन मटेरियल, ये एक पूल होगा, ठीक है, उसमें बहुत सारे स्टेट्स क्या करेंगे, अपना जो है ना लाके ये फिशन मटेरियल जो है ना वो यहाँ इस पूल में डालेंगे, ठीक है। और फिर जो यहाँ पे हमारे पास एनर्जी जमा होगी, उस एनर्जी को हम पीसफुल पर्पसेस के लिए यूज़ करेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद आपका जेनेवा समिट हुई एंड द ओपन स्काईज प्लान 1960 के अंदर, ठीक है। इसमें क्या हुआ, आपने कहा 4 नेशंस, फ्रांस, यूके, यूएसए और सोवियत यूनियन, इसमें ये सारे शामिल थे। और यूएसए और सोवियत यूनियन जो है ना वो उन्होंने ये इस बात पे राज़ी किया कि हम मिलिट्री इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करेंगे, लेकिन ये बहरहाल ये प्लान मटेरियलाइज नहीं हो पाया प्राइवेसी रीजंस की वजह से। फोर्थ आपका है 10 नेशंस डिसआर्मामेंट कॉन्फ्रेंस 1960 में, सारे मल्टीलेटरल हम देख रहे हैं, यूके, कनाडा, फ्रांस, इटली, स्पेन और वेस्टर्न ब्लॉक जो है ना इसमें आ जाता है आपका। ये वेस्ट ब्लॉक था और ईस्ट जो आपका कम्युनिस्ट ब्लॉक था वो भी यूरोप के अंदर ही था, जिसमें सोवियत यूनियन, यूगोस्लाविया, पोलैंड, रोमानिया, बुल्गारिया वगैरह शामिल थे आपके। और इन्होंने ये डिसाइड किया सोवियत यूनियन ने कि हम डिस्ट्रॉय करेंगे एटॉमिक बॉम्ब और हाइड्रोजन बॉम्ब, ठीक है। तो वेस्ट जो आपका वेस्ट ब्लॉक था ऊपर वाला, उसने सजेस्ट किया कि आप जो है ना वो जो आपने एटॉमिक बॉम्ब रिलीज करना है ना, उससे पहले आप उसकी जो डाटा है वो पब्लिश करें, ठीक है। मगर सोवियत यूनियन ने लाजिम बात है रिजेक्ट कर दिया इसको और कोई कॉन्फ्रेंस एंड हो गई, ख़त्म हो गई, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। फिर आपका जो है अगला वो है द एंटार्कटिक ट्रीटी। ये अक्टूबर 15 से दिसंबर 1 1959 तक ये काम होता रहा इसके ऊपर। 12 नेशंस थी इसमें, जिसको लीड करा था यूएस। इन्होंने जो आपका पूरा का पूरा अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट था उसको इंटरनेशनलाइज कर दिया और डीमिलिटराइज किया। जितना भी अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट है पूरा का पूरा, कहा भाई इसके अंदर हम जो है ना ये इसको डीमिलिटराइज करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारी स्टेट्स हैं, लाजमी बात है। 6 जो है आपका वो है लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी, जिसको हम LTBT भी कहते हैं, मॉस्को में हुई थी। इसको हम पार्शियल टेस्ट बैंड ट्रीटी भी कहते हैं। ये 1963 में हुई थी, ठीक है। इसकी डेट यहाँ पे देख लें 5
अगस्त। इसमें न्यूक्लियर जो पॉल्यूशन थी ना उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुए थे 1950 के अंदर, और ये जो आपके अल्बर्ट्स जो श्विट्जर थे वो इसके अलावा लिनस पॉलिंग, ये दोनों इसको लीड कर रहे थे इस प्रोटेस्ट को। और जो है ना उसके अलावा और भी बहुत सारे जो है ना वो ग्रुप्स थे, जो पीस ग्रुप्स थे वो भी इसके अंदर थे। उन्होंने आइजनहावर पे प्रेशर बिल्ड किया ताकि वो टेस्टिंग जो है ना न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग को हॉल्ट कर दें, रोक दें उसको। और ठीक है उन्होंने मान लिया, रोक दिया, लेकिन जो आपके JF कैनेडी थे उन्होंने इस काम को फिर से शुरू किया। उन्होंने कहा मैं तो टेस्टिंग करूंगा, लेकिन फिर आपका क्यूबन मिसाइल क्राइसिस आ गया 1962 में। उसमें USA और USSR दोनों ने PTBT साइन की कि हम पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी अब जो है ना हम जो है ना वो टेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, पार्शियल टेस्ट हम नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, मतलब क्या है पार्शियल का मतलब ओपनली हम नहीं करेंगे, हम जो है ना अंडरग्राउंड करेंगे, ठीक है। ये इस बात पर आमादा हुए दोनों। आउटर स्पेस ट्रीटी क्या है, मतलब 1967 में हुई, ये डेट इसकी आप देख लें 27 जनवरी। इसने क्या किया कि आपने स्पेस के अंदर, आप देखते हैं ना स्पेस के अंदर हमने सैटेलाइट बनाई हुई होती है, ठीक है। ये सैटेलाइट के अंदर आप देखते हैं कि हम जब यहाँ पे सैटेलाइट हम पहुँचा सकते हैं तो इस तरह से हम यहाँ पर न्यूक्लियर स्टेशन भी बना सकते हैं, वहाँ पे हम न्यूक्लियर वेपन्स भी रख सकते हैं और स्पेस से ही अटैक भी कर सकते हैं। तो इस ख़तरे को से निपटने के लिए इन्होंने जो है ना ये काम किया कि इन्होंने आउटर स्पेस ट्रीटी साइन की और इसको 99 स्टेट्स ने इसको ज्वाइन किया। और इन्होंने बात की कि स्पेस जो है उसको पीसफुल पर्पस के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। फिर आपकी 8 जो है वो आपकी है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, NPT जिसे हम कहते हैं, 1968 में हुई है। इसको 191 कंट्रीज़ ने ज्वाइन किया। नॉर्थ कोरिया ने विड्रॉ कर लिया था 2003 में और 190 रह गए। पाकिस्तान, इंडिया, इजराइल ने कभी भी इसको ज्वाइन नहीं किया। नॉन प्रोलिफरेशन का मतलब है कि आपने कोई भी न्यूक्लियर वेपन किसी कंट्री को सेल नहीं करना है, ठीक है ना। जो आपके नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स हैं उनको सेल नहीं करना है, और न्यूक्लियर स्टेट्स को भी सेल करने के लिए उनका अपना एक NSG है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, ठीक है। वो भी एक अजीब ही तमाशा है, खैर वो हम देखेंगे बाद में। बहरहाल आपने यहाँ पे ये समझ लें। फिर इसमें दूसरा पॉइंट है डिसआर्मामेंट का, इसी नॉन प्रोलिफरेशन में स्लोली एंड ग्रेजुअली, इनका विजन है कि स्लोली एंड ग्रेजुअली हमने डिसआर्मामेंट की तरफ ही जाना है। अभी तो हम कह रहे हैं कि सेल नहीं करना ना, लेकिन हमारा जो अल्टीमेट विजन है वो यही है कि हमने ख़त्म करने हैं ये। पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, मतलब कि आप जो आपकी न्यूक्लियर एनर्जी इसको आप इंसेक्टिसाइड्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, मेडिकल प्रोडक्ट्स में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप कैंसर वगैरह को डायग्नोसिस के लिए, और उसके अलावा जो है ना इंटरनल जो आपके ऑर्गन्स हैं उनकी फ़ोटो वगैरह लेने के लिए ये हम काम कर सकते हैं। स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी लंबी एनर्जी हमें देती है, ठीक है। तो आप देखते हैं कि स्पेस में ट्रैवल करने के लिए हमें 10-10 साल 8-8 साल का टाइम चाहिए होता है। लॉन्ग टर्म के जो मिशन होते हैं हमारे, शॉर्ट टर्म मिशन में भी हमारे जो है ना वो 1 साल से 2 साल का टाइम हमें चाहिए होता है। इस टाइम तक हमें एनर्जी वहाँ पर चाहिए होती है, तो ये इस काम के लिए भी इस्तेमाल होती है। फिर वाटर डिसैलिनेशन, जो आपने देखा है कि समंदरी पानी को जो है ना वो प्योरीफाई करते हैं, उसमें से नमक अलग करते हैं, इस काम के लिए भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स हमारे पास होते हैं, ठीक हो गया। इसके लिए हमने ये न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन की, ठीक है, लेकिन हमने नहीं की, पाकिस्तान ने नहीं की। अच्छा जी, फिर है आपकी द सी बेड आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी 1971 में हुई। ये इन्होंने वेपन्स टेस्टिंग फॉल आउट जो कहा ना कि मिसाल ये आपने यहाँ पे धमाका किया, ठीक है, ये आपका धमाका हुआ यहाँ पे, और अब ये जो है ना इसका जो फॉल आउट है ये यहाँ पर आपने देखना कि कितने किलोमीटर तक ये गिरता है, ये इसका समझे आप रेडियस है। ये आपने देखना है कि भाई ये इसकी एक लिमिटेड होनी चाहिए। ये आपका जो स्पेस है, यहाँ पे धमाका हुआ, ये आपका जो है ना ये करना भी आपने समंदर के अंदर है, ठीक है ना, टेरिटोरियल वाटर के अंदर करना है। तो यहाँ पे आपका ये 12 नॉटिकल माइल से आगे नहीं जाना चाहिए इसका फॉल आउट। इतना बड़ा धमाका आप नहीं करें कि आपका, क्योंकि 12 नॉटिकल माइल जो है ना वो आपकी टेरिटोरियल वाटर कहलाता है, ठीक है। यही टेरिटोरियल वाटर जो है ना आपका अपना पानी होता है, यही आपकी स्टेट की जो टेरिटरी होती है वो उसके अंदर ही आता है। तो ये कहने का मकसद ये है कि स्टेट की जो टेरिटरी है उससे बाहर नहीं जाना चाहिए ये फॉल आउट। अच्छा, फिर जो 10th है आपका वो है
बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन, ये 1972 में लंदन में हुआ था साइन। इसमें आपका जो है ना डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, स्टॉक पाइलिंग ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन्स, यानी कि जो आपकी जो ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर है ना, इसको जो है ना यहाँ पर इसके ऊपर एक कन्वेंशन साइन हुई थी। अच्छा जी, 11th आपके पास है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, CTBT जिसको हम कहते हैं। ये आपका 1996 में सितंबर 10 को हुई थी। इसने ये कहा कि आप कहीं पर भी टेस्टिंग नहीं कर सकते। पहले तो कहा था ना कि आप जो है ना अंडरग्राउंड कर सकते हैं, फिर कहा आप जो है ना वाटर में कर सकते हैं 12 नॉटिकल माइल्स तक, अभी आप कहीं पर भी नहीं कर सकते। ठीक है, 183 मेंबर्स हैं आपके, ठीक है ना। इसके अंदर चाइना, इजिप्ट और इंडिया, ईरान, इजराइल, नॉर्थ कोरिया, पाक, ये इन तमाम ने, पाकिस्तान, यूएसए भी है इसके अंदर, इन्होंने इसको कभी भी रेटिफाई नहीं किया। पाकिस्तान ने कहा कि हम डिसाइड करेंगे जब तक इंडिया नहीं करेगा, अगर इंडिया जब तक इसको रेटिफाई नहीं करेगा तब उसके बाद हम सोचेंगे। ठीक है, फिर आपकी है 12th फिसाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी। इसमें आपका प्रोडक्शन ऑफ यूरानियम एंड प्लूटोनियम, ये जो आपके जो हम फिसाइल मटेरियल भी कहते हैं, ये मटेरियल आपका जो है ना बैन कर दिया इसको प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, और कहा कि अगर आप इसको जो है ना प्रोड्यूस करोगे भी तो आप इसको सिर्फ पीसफुल पर्पसेस के लिए यूज़ करोगे। इसराइल, इंडिया, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान ने इसको रेटिफाई नहीं किया। फिर आपका है केमिकल वेपन्स कन्वेंशन, जो कि अप्रैल 29, 1997 में हुई हैग के अंदर। हैग आपका नेदरलैंड्स के अंदर है। अच्छा, इसने क्या किया, प्रोडक्शन, एक्विजिशन, स्टॉक पाइलिंग एंड ट्रांसफर एंड यूज ऑफ केमिकल वेपन्स, केमिकल वेपन्स के जितने भी मामला आते हैं, ख्वाह उसको बनाना हो, स्टॉक पाइलिंग करना हो, उसको प्रोड्यूस करके उसको बेचना हो, ये तमाम चीज़ें बैन कर दी। उसके अलावा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1540 जो है आपके पास 2004 में अडॉप्ट की गई। इसमें इन्होंने प्रोहिबिट किया कि जितने भी स्टेट्स हैं वो नॉन स्टेट एक्टर्स को सपोर्ट नहीं करेंगे इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एक्वायरिंग, पोजेसिंग, डेवलपिंग, ट्रांसपोर्टिंग या ट्रांसफरिंग और यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन। ठीक है, आप इस किसी भी मैनर में उसको आप उनको सपोर्ट नहीं करोगे नॉन स्टेट एक्टर्स को। यहाँ पे इनका मकसद खास तौर पे जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं आपके, उनको जो है ना वो हाईलाइट करना है। फिर आपकी जो है ना हम देखते हैं इसी मल्टीलैटरल जो आपकी ट्रीटीज़ हैं, इन्हीं के अंदर कुछ इंटरनेशनल बॉडीज़ एंड फॉर्मल इनिशिएटिव्स हमारे पास जो लिए गए, वो सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस की फर्स्ट कमेटी, या आप समझें कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है आपकी, उसके अंदर टोटल 5 कमिटीज़ हैं। ठीक है, वो 5 कमिटीज़ या 5 हैं या 6 हैं, आप देखें तो चेक करना है काइंडली, मेरे ख्याल में 5 हैं। तो जो इसके अंदर फर्स्ट कमेटी है वो ख़ास तौर पर जो इश्यूज़ रिलेटेड टू डिसआर्मामेंट हैं और इंटरनेशनल सिक्योरिटी, इन इश्यूज़ को ये डील करती है। इसी इंटरनेशनल, इसी बॉडी के थ्रू जो आपकी जो आर्म्स ट्रेड ट्रीटी हुई थी ना, वो इसी के ज़रिए हुई थी। ठीक है, उसके अलावा कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट हुई आपकी, जिसमें 65 मेंबर्स ने कंसेंसस की बिना पर जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है उनको ख़त्म करने की बात की। ठीक है, और इसकी जो लास्ट सक्सेस है वो आपका CD, यानी कि जो आपका कॉन्फ्रेंस और डिसआर्मामेंट की है, वो आपका CTBT है। CTBT जो है वो इसी के ज़रिए हुई, इसी जो है ना वो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए वो CTBT की तरफ ये मामला गया। ठीक है, जो 1996 में हुई, और ये इतनी इफेक्टिव प्रूव नहीं हो सकी हमारे पास, क्योंकि काफ़ी सारे स्टेट्स ने CTBT को रेटिफाई नहीं किया। फिर आपका है प्रोलिफरेशन सिक्योरिटी इनिशिएटिव, PSI। ये क्या है आपका, ये जो है ना आपका जो आपने ट्रैफिकिंग करनी है, यानी कि आपने ट्रेड वगैरह है जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का, वो आपने जो है ना इसको ख़त्म करना है। उसके अलावा आपने इंटरडिक्शन करनी है, यानी कि डिलेइंग, डिसरप्टिंग एंड डिस्ट्रॉइंग, ये तमाम काम आपने करने हैं। ठीक है, और ये जो है ना आपका जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन थी 1540, ये उसको कॉम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, फिर फोर्थ जो है आपका वो है प्रिंसिपल्स इंटरनेशनल पार्टनरशिप फॉर न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट वेरिफिकेशन। इसमें ये USA की तरफ से एक इनिशिएटिव अनाउंस किया गया। इसमें उसने न्यूक्लियर और नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स को इनवाइट किया, उनको शामिल किया इसके अंदर, और डिस्कशन की गई कि वो कौन से चैलेंजेस हमें जो डिसआर्मामेंट करते हुए फेस आते हैं, उन चैलेंजेस को समझना, उनको वेरीफाई करना
और उनको ओवरकम करने के लिए उनके लिए मेजर्स अडॉप्ट करना, ठीक है। ये तमाम काम इस ट्रीटी के अंदर हुए। अब हम देखेंगे कुछ हमारे पास जो बायलैटरल एग्रीमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो है हमारे पास SALT I है। SALT I जो है इसका मतलब होता है स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी 1, ठीक है। ये इसकी टॉक शुरू हुई थी 1969 में और इन्होंने जो है ना दो जो ट्रीटीज आपकी जो है ना वो प्रोड्यूस की 1972 में। ये 2 हमने यहाँ पता नहीं कौन सा 2 लिख दिया, ये 2 ऐसे वाला 2 है, ठीक है। अब पहली जो थी इसके अंदर वो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी थी। इन्होंने जो स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स डिफेंस जो था आपका उसको लिमिटेड कर दिया, उसको कहा कि भाई 200 से ज़्यादा आप नहीं कर सकते और बाद में इसकी तादाद और कम करके 100 कर दी गई। ये आप देखें क्वांटिटेटिव जो है ना डिसआर्मामेंट है ये, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि दूसरा जो था इसके अंदर वो इंटरिम एग्रीमेंट था। इसके अंदर क्या डिसाइड हुआ कि यूएसए जो है ना वो जो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो है ना आपके वो उनको जो है ना क्या करेगा 1054 तक कर देगा। पहले तो उसके पास थे काफ़ी ज़्यादा थे, इससे भी ज़्यादा थे, अब 1054 इनकी तादाद होनी चाहिए। और जो आपके जो SLBM, ये अभी इसकी मुझे याद नहीं आ रही इसकी वो क्या है फुल फॉर्म, लेकिन बहरहाल ये एक जो है ना वो डिलीवरी सिस्टम जो आपका होता है ना ये वो होता है, ठीक है। क्या आपने डिलीवर करना है उनको वॉर हेड्स को, ठीक है। तो वो आपने जो डिलीवरी सिस्टम है आपके पास 656 होने चाहिए। USSR जो है ना वो कह रहा है कि 1607 आपके इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हम रखेंगे और जो डिलीवरी सिस्टम होंगे हम 740 रखेंगे। और जून 2002 में यूएसए ने इससे विड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये आप समझ लें। फिर SALT II स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी 2, इसके अंदर दोबारा से इन्होंने सर उठाया 1972 में कि यूएसए और यूएसएसआर ने ये कहा कि हम जो दोनों डिलीवरी सिस्टम और जो मिसाइल सिस्टम है दोनों को हम लिमिटेड करेंगे। और इसने इन दोनों ने जो है ना वो डिलीवरी व्हीकल्स को 270 तक कर दिया। पहले आपने देखा था इसने 656 किया था, इसने 740, अब दोनों ने 270 कर दिया, ठीक है। फिर आपका स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, इसे हम START कहते हैं, START I में क्या था जो जुलाई 1991 में हुई आपकी, इसमें जो कोल्ड वॉर के दो ओपोनेंट थे यूएसए और यूएसआर, इन्होंने कहा कि हम जो हमने ऑलरेडी डिप्लॉय कर दिए हैं डिलीवरी व्हीकल्स उनको हम जो है ना कम करेंगे, ठीक है ना। 1600 कर देंगे उनको, हम जितने भी डिलीवरी हमारे सिस्टम्स लगे हुए हैं ऑलरेडी डिप्लॉयड हैं उनको 1600 कर देंगे। और हम ये जो है ना कहते हैं कि वो 6000 से ज़्यादा वॉर हेड्स कैरी नहीं करेंगे, ठीक है ना। 6000 मैक्सिमम वॉर हेड्स वो कैरी करेंगे। अब तो इन्होंने यही वाला काम किया। आप देखें ये आपका मिसाइल डिफेंस सिस्टम आ गया, ये आपका डिलीवरी सिस्टम आ गया। और डिलीवरी सिस्टम के अंदर आपने अब क्या किया, पहले एक एक वॉर हेड लगा होता था, अब आपने 3-3, 4-4 वॉर हेड्स लगा दिए एक ही के अंदर, ठीक है। ये काम हुआ। रिक्वायर्ड डिस्ट्रक्शन, इन्होंने कहा हम डिस्ट्रक्शन करेंगे, तबाह करेंगे इनको। और ये जो रिडक्शन थी ये कंप्लीट हुई दिसंबर 2001 में और ये ट्रीटी 5 दिसंबर 2009 में एक्सपायर भी हो गई, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं START जो 2 है ना आपकी, ये START है, ठीक है। ये आपका जनवरी 1993 में हुई और जून 1992 में जो है ना ये शुरू हुआ था जब आपने देखा कि बुश और बोरिस येल्टसिन जो यूएसएसआर के थे वो जो है ना उन्होंने एग्री किया कि हम जो है ना एक अकॉर्ड को फॉलो करेंगे, मतलब जो आपका START I था ना उसको हम जो है ना कंटिन्यू करेंगे, फॉलो ऑन अकॉर्ड होगा हमारा और दोबारा से हम जो है ना वो डिस्ट्रक्शन करेंगे। लेकिन यूएसए का जो सेनेट था ना उसने इसको जो है ना वो जो रिक्वायरमेंट थी वोटिंग की वो वोटिंग नहीं हो पाई, ठीक है। START III हुआ इनका, फिर दोबारा ये एक फ्रेमवर्क बनाया गया मार्च 1997 में। इसमें बिल क्लिंटन और बोरिस येल्टसिन अगेन जो है ना आमने सामने थे और जो है ना ये लोग कह रहे थे कि जो हमारे जो स्ट्रेटेजिक वॉर हेड्स हैं, मिसाइल डिलीवरी सिस्टम तो करेंगे लेकिन जो वॉर हेड्स हैं उन्हें हम 2000 से 25,000 तक कर देंगे और डिलीवरी व्हीकल्स को भी हम कम करेंगे, ठीक है।
लेकिन ये भी कामयाब नहीं हो सकी, ये ट्रीटी भी, इसके ऊपर भी अमल दरामद एज सच नहीं हो पाया। फिर आपके पास जो है वो है स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी, जिसे हम शॉर्ट कहते हैं, ये मॉस्को ट्रीटी भी इसे हम कहते हैं। ठीक है, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में ही ऑब्वियसली ये हुआ, और इन्होंने कहा कि हम अपने जो स्ट्रेटेजिक आर्सेनल्स हैं उनको हम रिड्यूस करेंगे, जो क्या कहते हैं 1700 से 2200 की लिमिट है। ठीक है, इसके बीच में हमारे पास इतने ही रहेंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। फिर आपका एक बनाई गई न्यू स्टार्ट, ये 8 अप्रैल 2010 को हुआ ये काम। इन्होंने कहा दोनों साइड, यूएसए और यूएसएसआर दोनों ही, हम क्या करेंगे 1550 स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स रखेंगे और 700 डिलीवरी सिस्टम रखेंगे। क्योंकि आपने देखा कि पिछली ट्रीटीज़ में जो उन्होंने बहुत ज़्यादा कम कर दिए थे, जैसे कि यहाँ पर आपने देखा कि 2500 और इससे पहले और भी कम किए थे, लेकिन वो फिर कभी यूएसए विड्रॉ कर लेता है और कभी जो है ना वो ट्रीटी हो ही नहीं पाती है। अब इन्होंने जो है ना वो एक अच्छा कंसिडरेबल साइज रखा, 700 इन्होंने डिलीवरी सिस्टम रखे। अच्छा, फिर इन्होंने ये भी इजाज़त दी कि हर मुल्क दूसरे मुल्क में इंस्पेक्शंस भी कर सकता है, एग्जीबिशंस भी कर सकता है, डाटा एक्सचेंजेस भी होंगी और नोटिफिकेशंस भी हम देंगे। अगर पहले हम कोई टेस्ट वगैरह करेंगे या कोई सिस्टम डिप्लॉय करेंगे तो हम पहले नोटिफाई करेंगे। यूएसए ने इसको अप्रूव किया दिसंबर 22, 2010 को। ठीक है, हॉटलाइन एग्रीमेंट हुआ है फिर जून 1963 को, काफ़ी पहले हुआ था ये। डायरेक्ट कम्युनिकेशन लिंक इसके अंदर बनाया गया, डायरेक्ट कम्युनिकेट करेंगे। 2 सैटेलाइट सर्किट्स इन्होंने दिए इसके अंदर, इसी हॉटलाइन को मज़ीद 2 सैटेलाइट सर्किट्स दिए ताकि कम्युनिकेशन में आसानी पैदा हो। अच्छा, यूएस जैसे मिसाल के तौर पर 1998 में यूएस चाइना जो है ना, इन्होंने भी हॉटलाइन की जो एग्रीमेंट थी, यानी कि हम क्या करेंगे डायरेक्ट कम्युनिकेशन लिंक, कम्युनिकेट करेंगे डायरेक्टली एक दूसरे के साथ। ये काम यूएसए और चाइना ने भी किया 1963 में, तो उन्होंने किया आपके यूएसए और यूएसएसआर ने, और अब 1998 में यूएसए और चाइना ने ये काम किया। ठीक हो गया। 9th आपका है इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी, आईएनएफ इसे कहते हैं हम, ये 1987 को हुई। इसमें ये कहा गया कि जितने भी ग्राउंड से, ज़मीन से जितने भी लॉन्च होते हैं सिस्टम, ठीक है, ज़मीन से लॉन्च होकर कहीं पे आप निशाना लगाते हैं उसको, जिसे हम क्या कहते हैं ग्राउंड लॉन्च्ड बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल, जिनकी रेंजेस 500 से 5500 किलोमीटर तक की होती है। इन्होंने कहा कि हम दोनों जो है ना वो इसको डिस्ट्रॉय करेंगे, डिस्ट्रॉय कर दिया इन्होंने 2692 मिसाइल्स तक। ठीक है ना, इतने बहुत सारे आपने देखा कि इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिए। लेटर ये इसमें और भी कंट्रीज ने जो है ना ज्वाइन किया, ये मल्टीलैटरल बन गई बाद में, जो यूएसए, रशिया और बेलारूस, कजाकिस्तान, यूक्रेन, ये भी इससे कंट्रीज बन गई। यहाँ तक कि तुर्कमानिस्तान और उज़्बेकिस्तान भी इसके कंट्रीज बने, लेकिन ये लोग मीटिंग्स में पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है। अच्छा जी, 10th आपका है प्रेसिडेंशियल न्यूक्लियर इनिशिएटिव, ये आपका सितंबर 27, 1991 को हुआ ये काम। इसमें यूएसए ने अनाउंस किया कि हम जितने भी हमारे न्यूक्लियर फोर्सेस डिप्लॉयड हैं उन तमाम को ही हम तकरीबन ख़त्म कर देंगे, और सोवियत यूनियन ने भी डिज़ोल्व किए। लिहाजा ये भी एक कामयाब इनिशिएटिव रहा, ये बायलैटरल इनिशिएटिव था। ठीक है, और ये जो रिस्क आपका फैक्टर था वो भी लो हो गया इसमें आप समझें कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन जो है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जब भी आपके नंबर ऑफ न्यूक्लियर वॉरहेड्स इंक्रीज होंगे ना, तो इससे लाजिमी बात है सिक्योरिटी को ख़तरा होगा, सिक्योरिटी डायलेमा पैदा होगा, आर्म्स रेस होंगी। फिर अगेन जो है ना वो आखिरकार इवेंचुअली क्या होगा, सिक्योरिटी पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मोर नेशंस पोजेस न्यूक्लियर वेपन, लेस सिक्योरिटी, वही बात आ गई। आज के दिन हमारे पास 9 स्टेट्स टोटल जो है ना वो न्यूक्लियर स्टेट्स हैं। ठीक है, और आप देखेंगे कि टोटल जो हमने हमने डिस्ट्रक्शन की है वो हमने टोटल हमारे पास इतने थे, ठीक है ना, और हमने अब इतने कर दिए, ये 64,449 बनते हैं, और अब हमने ख़त्म करके 17,300 हमारे पास टोटल दुनिया में रह गए। नॉन प्रोलिफरेशन रिजाइम जो है ना वो अब हमें एक जो है ना थैंक्स इसका बनता है। ठीक है, काफ़ी दुनिया में इन्होंने जो है ना वो सुकून, पीस मेंटेन करने के लिए काफ़ी काम किया, इनको थैंक्स बनता है। तो आप भी थैंक्स करें इनको, मैं भी थैंक्स करता हूँ।
बहरहाल ये वीडियो हमारे यहाँ पे ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में फ़ीडबैक ज़रूर दें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।